हाँ जी, तो ये प्रॉब्लम प्लीज सभी लोग ध्यान दें। एक नोट लिखनी चाहिए नीचे कि इस सिचुएशन में हमने कैसे करना है, उस चीज का क्या लिखना पड़ेगा, नोट डालेंगे। चलो लिखेंगे, नोट लिखेंगे प्लीज, सभी लोग नोट लिखेंगे प्लीज, ध्यान दो। इन द गिवन प्रॉब्लम प्लीज नोट देखें। प्रॉब्लम नंबर कौन सा चल रहा है? 44। हाँ, तो लिखेंगे इन द गिवन प्रॉब्लम specific fixed cost was given for product B and C. Specific fixed cost was given, सभी लोग नोट लिखेंगे। In the given problem, specific fixed cost was given for product B and C. B and C बराबर। Hence and no maximum sales potential for ABC was given in peak season. No maximum sales potential for product ABC was given in peak season. तो क्या बोला मैंने? एक तो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट दी थी और दूसरी चीज क्या क्या नहीं दिया था? मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल नहीं दिया था, बराबर। हेंस it is quite obvious that the product whose rank is highest will be produced and sold in available hours. बराबर। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास क्या ना दिया हो, मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल नहीं दिया हो। ध्यान दो सभी लोग एक मिनट, अगर प्रॉब्लम में 3 प्रोडक्ट है ए बी सी और तुमको ये नहीं बोला है कि किसका कितना मार्केट में बिक सकता है, कितना भी बिक सकता है। जब कितना भी बिक सकता है तो कौन सा बना के बेचोगे? जिसकी रैंकिंग हाइयर रहेंगी। हाँ है ना, सीधी बात है, बराबर। बट जब भी बट लिखते ना, उसके पहले के सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होता। बट, बराबर। अभी तक जो बोला बट ना, वो क्या बट यहां पर? बट इन द प्रेजेंट केस product C has highest ranking according to contribution, but in the present case product C has highest ranking according to the contribution, but even BEP can't be reached. In available labor hours. Even BEP units can't be reached. BEP units भी लिखना हुआ शब्द, BEP units can't be reached in available hours. बराबर। तो हम क्या, अगर पूरे अवेलेबल आवर्स में सी भी बनाने जाऊं तो उसका क्या नहीं रीच होता? बीईपी। इसलिए किसको नहीं बनाना चाहिए? हेंस बी, एंड सेम इज द केस विथ बी, एंड सेम इज द केस विथ प्रोडक्ट बी, एंड सेम इज द केस विथ प्रोडक्ट बी, एंड सेम इज द केस विथ प्रोडक्ट बी। हेंस इट इज नॉट एडवाइजेबल टू प्रोड्यूस एंड सेल क्या चीज? Hence it is not advisable to produce and sell
बी और सी इन पीक सीजन। समझा गया ये बात? तो अगर स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट प्रॉब्लम में दी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बीईपी निकाल करके चेक करना पड़ेगा। अगर अनलिमिटेड सेल किया जा सकता है तो बीईपी निकालकर चेक करना पड़ेगा कि बीईपी रीच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इतने आवर्स में तुम्हारा बीईपी भी रीच नहीं कर रहा तो वो वाला प्रोडक्ट बनाने का तो सवाल ही नहीं आता, इसीलिए दूसरे प्रोडक्ट पे, दूसरे में भी वैसा ही हो रहा है तो इसीलिए तीसरे प्रोडक्ट पे, तीसरे में दिख रहा है कि वो बीईपी के ऊपर सेल कर पा रहे हैं, इसीलिए उसमें बेचने का। समझ गया ना सबको? पक्का 100%? ठीक है, आइए कौन सा प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 45 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 40। दानीदा दानीमा होमवर्क कुछ नहीं है उसमें, बहुत इजी प्रॉब्लम है। दानीदा दानीमा वाला प्रॉब्लम वेरी इजी होमवर्क। ये बेचारी की कभी बारिश नहीं आती क्लास वर्क में, ये हर बैच में ही बेचारा कहां चला जाता है होमवर्क में चला जाता है ये वाला प्रॉब्लम। खैर बट आपको 100% बनेगा, 100% प्रॉब्लम बनेगा, इसमें कोई शक नहीं मुझे। ये प्रॉब्लम जमने वाला है, कल इसमें डाउट भी नहीं आने वाला है, मेरे को पता है। प्रॉब्लम नंबर 45 वेरी इजी, नो इशू, सिर्फ गधा मजूरी करनी है, लंबा चौड़ा है, करते रहेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट या नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर कौन सा? 46 फ्यूचर लिमिटेड। चलिए मेरे ख्याल से कैलकुलेटर पे हो जाएगा शायद, देखते हैं। लेट्स सी पढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर आए सभी लोग। चलो आज 50 तक निपट ही जाते, एक ये एक और होमवर्क, बात खत्म। चलो 50 तक तो हो ही जाते आज। आ जाओ कुछ नहीं होता। होमवर्क घर में 3 घंटा बैठ के ना इतने प्रॉब्लम कर नहीं सकते अपन जितने यहां बैठ करके करते हैं। एक तो वही चीज है प्रैक्टिस, दूसरी बात होमवर्क, और तीसरी बात कंसेप्चुअल नॉलेज। बस 3 चीजें चाहिए एग्जाम पास करने की। आओ देखते हैं। फ्यूचर नहीं, ये वाला होमवर्क नहीं, सॉरी गलती से लिख दिया। फ्यूचर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट एन यूजिंग 1 यूनिट ईच ऑफ द 3 कंपोनेंट नेम्ड एज पी क्यू आर। जब P एक डला, Q एक डला, R एक डला, तब क्या बना? N बना। बहुत बढ़िया। एंड सेल इट एट 37.5 पर यूनिट। कितने में बेचते हैं? 37 रुपए 50 पैसे में बेचते हैं। इट हैज 2 डिवीजन। इन प्रोडक्शन डिवीजन इट प्रोड्यूसेस ऑल टाइप ऑफ कंपोनेंट बाय यूजिंग द फुल कैपेसिटी ऑफ 42,000 मशीन आवर्स। 42,000 हमारे पास क्या है? मशीन आवर्स की कैपेसिटी है, बराबर। तो इन प्रोडक्शन डिवीजन इट प्रोड्यूसेस ऑल टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। तो पहले डिवीजन में कंपोनेंट बनते, मतलब क्या क्या बनेगा? P बनेगा, Q बनेगा, R बनेगा, बराबर। इन असेंबली डिवीजन द रिमेनिंग जॉब इज परफॉर्म बाय वर्कर मैनुअली बिफोर N इज रेडी फॉर सेल। ये PQR जो बने प्रोडक्शन डिवीजन में, उसको लाते असेंबली डिवीजन में, एक दूसरे के साथ जोड़ते और क्या बन जाता? N बन जाता। Product N is manufactured in batches of 100 unit and the data relating to the current production per batch are as under। 100 की बैच में क्या बनता है? कौन सा प्रोडक्ट बनता है? N बनता है, बराबर। और डेटा नीचे दिया हुआ है 100 के लिए। प्रोडक्शन डिवीजन कंपोनेंट P कितने मशीन आवर पे काम करना पड़ेगा? 15 घंटे। Q के लिए 25 घंटे, R के लिए 30 घंटे, और हमारे पास घंटे है कितने? 42,000 है, बराबर। वेरिएबल कॉस्ट P 375, फिक्स कॉस्ट 150, Q का 450, R का 450, तीनों का वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कितना हो गया? प्लस असेंबली डिवीजन में 800, ठीक है कोई बात नहीं, 1275 होगा, नीचे से माइनस कर लिया मैंने, बराबर। तो टोटल 2075 रुपए क्या लग रही है मेरे को? वेरिएबल कॉस्ट लगती है। उसमें से 1275 रुपए मुझे काय के लिए लगेगी? 1275 रुपए मुझे काय के लिए लगेगी? बोलो। 1275 काय के लिए लगेगी? कंपोनेंट के लिए, बराबर। हाँ है ना? आप हो ना अभी?
1275 कंपोनेंट के लिए लगेगी, 800 असेंबली के लिए लगेगी। ठीक बात है, बराबर। फिक्स कॉस्ट 1100 रुपए लगती है, टोटल 3175 लगती है, बराबर। फॉर द नेक्स्ट ईयर कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट इट्स सेल वुड गो अप बाय 50% मोर देन द प्रेजेंट सेल। अगले साल अभी जो सेल हो रहा है उससे कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, बोलो? 50% से बढ़ जाएगा। एंड प्रोबेबली इवन 75% इफ प्रोडक्शन कैपेसिटी इज मेड अवेलेबल। अभी जितना सेल होता है उसमें से मेरा कितना सेल हो सकता है? 50% पर जा सकता है, मतलब 150% हो सकता है, और इवन 175% तक क्या कर सकता हूं मैं? सेल कर सकता हूं अगले साल, बराबर। इन शॉर्ट, एक मिनट जरा ध्यान देंगे प्लीज सब लोग। मशीन आवर्स टोटल कितने लगते? 15 प्लस 25 प्लस 30, 15 प्लस 25 प्लस 30, 70 घंटे लगते। मेरे पास टोटल 42,000 आवर्स है। क्या मैं 42,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 70 600 बैचेस बना सकता हूं? हाँ या ना? सुनेंगे प्लीज। टोटल कितना बना सकते हैं? वो जो भी कागज है रख देंगे, बाद में बात कर लेंगे, जब प्रॉब्लम में डिस्टर्ब नहीं करेंगे प्लीज। जो भी है वॉट एवर इट इज कीप इट, बाद में देख लेंगे क्या। हाँ जी, जरा ध्यान देंगे। तो 42,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 70। कितनी बैचेस बनाई जा सकती है अभी? 600 बैचेस बने। तो आगे 50% मोर हो सकती है, मतलब ही 900 बैचेस हो सकती है। या इवन कहां तक लेके जा सकते हैं? 75% मोर, मतलब 1350 तक जा सकते हैं हम। हाँ ना? 1050 तक, सॉरी 1350 तक नहीं, कहां तक? 1050 तक जा सकते हैं। ऐसा अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल हो जाए तो। अब ये प्रोडक्शन कैपेसिटी कहां से अवेलेबल होगी, बात करते हैं आगे। द मशीन कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इवन दो द वर्कर इन असेंबली डिवीजन कैन बी इंक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट विदाउट एनी इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। क्या बोल रहा है? द मशीन कैपेसिटी क्या नहीं की जा सकती? बढ़ाई नहीं जा सकती। लेकिन लेबर की कैपेसिटी क्या की जा सकती है? बढ़ाई जा सकती। लेकिन अगर मशीन की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तो आपके पीक्यूआर नहीं बनेंगे। पीक्यूआर नहीं बनेंगे तो क्या नहीं किया जा सकता? क्या अपन असेंबली कहां से करेंगे, बराबर। तो एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं से मैं बाहर से क्या खरीद लूं? पीक्यूआर खरीद लूं। ये पॉसिबल है ना कि पीक्यूआर अपन कहां से खरीद लें? बाहर से। नाउ यहां से आगे प्रॉब्लम सब कॉन्ट्रैक्टिंग के आने वाले हैं। काहे के? ये प्रॉब्लम क्या? सब कॉन्ट्रैक्ट अपन नहीं बना पा रहे तो किसी को दे दो बनाने, तो वो काहे के प्रॉब्लम आने वाले हैं? सब कॉन्ट्रैक्टिंग। और सब कॉन्ट्रैक्टिंग का भी प्रॉब्लम आया तो एक स्पेसिफिक तरीके का एडजस्टमेंट रहता है, जिसको अपन स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, उसी तरीके का एक एडजस्टमेंट रहता है। लेट्स सी। To meet the increased demand, production can be taken up and processed in assembly division by procuring a component from open market. अगर हम चाहें तो कहां से खरीद सकते हैं? बाहर ओपन मार्केट से खरीद सकते। The company has received the following price quotation for the purchase of the component. P कितने में मिल जाएगा अपने को? 5.55। घर में बनाते तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 100 के लिए 3.75, 4.5, टोटल कितना आ रहा है? 100 के लिए दिया ना, ये 100 यूनिट का बैच के लिए दिया ना, तो P 3.75 का पड़ता आपको। P अगर घर में बनाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट 3.75 ही है ना, 375, तो घर में बनाने पे 3.75 का पड़ता। बाहर से कितने का पड़ रहा है? 5। क्यों कितने का पड़ता घर में? 4.5 का। वेरिएबल कॉस्ट तो उसकी 4.5 ही है, बराबर। बाहर कितने का पड़ रहा है? 7। और R कितने का पड़ रहा है? 4.5 का। बाहर कितने में पड़ता है वो? 8.4 में आपको पड़ रहा है। PQR, बराबर। डिटरमाइन द प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट बीइंग अर्न्ड एट प्रेजेंट। अभी का क्या निकालो बोलता है? प्रॉफिट। चलो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर 600 बैचेस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जल्दी से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, उसमें पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बना देते, फिर स्टेटमेंट वो डाल देते ना 600 बैचेस वाला। वर्किंग नोट नंबर 1, आर्स अवेलेबल। चलो मैं भी लिख लेता हूं। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 40
6। क्या बोल रहे हैं? आर्स अवेलेबल कितने हैं हमारे पास? वर्किंग नोट नंबर 1, आर्स अवेलेबल बोलिए 42,000। टोटल आर्स रिक्वायर्ड किस किस के लिए? P, Q, R तीनों के मिला के 70। देयरफॉर नंबर ऑफ बैचेस जो बन पाएगी ऑफ 100 यूनिट्स। कितने यूनिट की? 100 यूनिट। कितनी बैचेस? 42,000 डिवाइडेड बाय 70, 600 बैचेस बन पाएगी। बराबर है? क्या बन जाएंगी? 600 बैचेस बन जाएगी। डाल दिए क्या वर्किंग नोट नंबर 1? हाँ या ना? पहली नोट हो गई। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी अब आ जाइए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। 600 बैचेस में 60,000 यूनिट बनेंगे। एक में 100 बनते हैं तो 600 में 60,000 यूनिट बनेंगे। बराबर? चलो सेल्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, पर्टिकुलर अमाउंट, दो ही कॉलम आने वाले, दो ही कॉलम आने वाले। सेल्स कितने यूनिट बेच रहे? 60,000। 600 बैचेस में 60,000 इंटू 37.5, एक यूनिट 37 रुपए 50 पैसे का बिकता है। बेच दो, 22,50,000 में बिक जाएगा। 22,50,000 में बिक जाएगा। सेल सिर्फ यूनिट में लेना है, बाकी सारी चीजें बैचेस में ही लगने वाली है वो, क्योंकि हमारे पास बैच की कॉस्ट है लेस वेरिएबल कॉस्ट। चलो कंपोनेंट पी, क्या 375 रुपए लगते क्या? बराबर? चलो 600 इंटू 375, पी का 2,25,000, क्यू का 600 इंटू 450, 600 बैचेस बनेगी इंटू 450 रुपए का लगेगा 2,70,000। आर का 600 इंटू 450, 2,70,000। और एक असेंबली की कॉस्ट भी लगने वाली है क्या? 600 इंटू 800, वो भी पर बैच ही दी हुई है, वो भी पर बैच दी हुई है। 600 इंटू 800, 4,80,000। चलो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन निकल आएगा क्या? कंट्रीब्यूशन 10,05,000। कंट्रीब्यूशन प्लस माइनस करके निकालेंगे 10,05,000 कंट्रीब्यूशन। अच्छा फिक्स कॉस्ट थी क्या कुछ? चेक करो कितनी है, 1100 रुपए है क्या? चेक करो सब मिला के, सब कुछ मिला के फिक्स कॉस्ट का टोटल 1100 है क्या? चेक करो, दिखा क्या प्रॉब्लम में सबको? देखो चेक करो 1100 है क्या? 1100 इंटू 600, 6,60,000 रुपए फिक्स कॉस्ट लग जाएगी। 6,60,000 रुपए फिक्स कॉस्ट लग जाएगी। माइनस करके क्या निकल आएगा बोलो? कितना? 3,45,000। इजी था यहां तक, बहुत कुछ नहीं। बैचेस निकाले, बैचेस के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी निकाल दिए। एक पार्ट तो हो गया हमारा, 3 मार्क मिल गए अपने को, 3 मार्क एग्जाम में मिल चुके हैं। देखो जरा यहां तक लिख चुके क्या सब लोग? 3,45,000 प्रॉफिट आ गया सबका। यहां तक कुछ समझने जैसा था भी नहीं, कुछ मुश्किल था नहीं। बी पार्ट क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में? बी पार्ट क्या बोल रहा है देखते हैं। नेक्स्ट चीज आपसे क्या पूछी है, लेट्स सी। इंडिकेट विच ऑफ द कंपोनेंट शुड बी परचेज्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज at the two estimated levels of output increase by 50%, increase by 75%। कौन सा कंपोनेंट खरीदना चाहिए बाहर से और कौन सा कंपोनेंट क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, ये अपने को निकालना है। क्या उसकी परचेज कॉस्ट को और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा? हाँ या ना? बराबर। और फिर उसके हिसाब से क्या बनाना है हमको? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। चलो ठीक है,
तो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट अपने को क्या करना चाहिए, बोलो, बनाना चाहिए, या कौन सा कंपोनेंट हमको क्या करना चाहिए, मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ठीक है, आ जाओ सेकंड पार्ट का चीज करते हैं। क्या ये निकाल चुके हम लोग, कहां तक पहुंच गए, 3,45,000 तक सब लोग पहुंच गए, यहां तक हो चुका हमारा। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात, हमें कौन सा प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूशन देता है या सेविंग देता है ये देखना पड़ेगा। बाहर से खरीदूंगा तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को 500 यूनिट के लिए, अपन कितने के यूनिट के लिए बात कर रहे हैं, 100 यूनिट, क्या 555 रुपए में मिलेगा? देख लेंगे पहले, क्यू कितने में मिलेगा, 700 में मिलेगा, आर कितने में मिलेगा, 840 में मिलेगा, 100 यूनिट्स बराबर। अगर मैं अपने मैन्युफैक्चरिंग की वेरिएबल कॉस्ट देखूं, 375, 450, 450, हमेशा जब भी बाइंग या प्रोडक्शन रहेगा, क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग कॉस्ट को कंपेयर कर, क्या सेविंग आएगी कुछ, कितनी कितनी आ जाएगी, 180, 250 और 390, हाँ है ना। पी बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं, पी बनाने के लिए 15 घंटे लगते हैं, तो मशीन आर 15, क्यू बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं, 25, और आर बनाने के लिए 30 बराबर। क्या मेरा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर या सेविंग पर मशीन आर आ जाएगी? चलिए सेविंग पर मशीन आर 12, 10 और 13, इसका मतलब सबसे पहले कौन सा बनाना चाहिए, आर बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी रैंकिंग क्या आ रही है, 1, उसके बाद किसकी रैंकिंग आ रही है, पी की, उसके बाद किसकी आ रही है, क्यू की, बराबर। और जो बच जाए वो कहां से खरीदना चाहिए, बाहर से खरीदना चाहिए। एकदम सिंपल डिसीजन है। चलो छाप दो फट से, फटक से छाप दो, फट से छाप दो। हेडिंग क्या डालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, इतना लिखा तो भी चलता, पर बैच, काय के हिसाब से ये पर बैच, स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड रैंकिंग पर बैच, छापते जाओ। परचेज कॉस्ट, प्राइस ऑफर्ड, मतलब ये बाय का कॉस्ट है, दिस इज बाय। वैसे मेक और बाय का एक और प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया, ऐसा हो गया। लिख देंगे सभी लोग। जमा, बैठने का नहीं, निकालना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, यहां तक बना दिए, 1 2 3, कितनी बैचेस बनानी है अपने को, 600। क्या मैं ऐसा बोलूं कि 600 पहले बनाते थे, अगले साल तो 900 बनानी है, आया ना। चलो स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन काय के लिए देख लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन काय के लिए 900 बैचेस के लिए 50% इंक्रीज के लिए बनाना है, करेक्ट है क्या, 50% इंक्रीज के लिए बनाना है। सबसे पहले रैंकिंग किसकी आई, आर की, कितनी बैचेस बनानी है, 900 बराबर 600 प्लस लिखेंगे, एक नोट लिखें, इन नेक्स्ट ईयर नंबर ऑफ बैचेस इज इक्वल टू 600 प्लस 50%, 600 प्लस 50% इज इक्वल टू कितनी, 900, 900, क्योंकि 600 के लिए तो हमारे पास मशीन आर थे ही। अपने को तो शॉर्टफॉल कब पड़ेगा, जब अपन कितनी बैचेस बनाने जाएंगे, 900 बनाने जाएंगे, बराबर है ना। या फिर 75% पे 1050 भी बनानी, मैं सिर्फ 900 का बनाता हूं, तुम 1050 का भी बनाओगे बीच, ठीक है। 900 वाला क्या मेरे को आर सबसे पहले बनाना है, 900, कितने घंटे लगते, 30 घंटे, कितने 900 मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना प्लानिंग किया जा सकता है,
900 प्रोडक्शन प्लान इन बैचेस 900, टोटल 27,000 लगेंगे क्या? हाँ या ना? हमारे पास थे कितने? 42,000, उसमें से कितने माइनस कर देंगे? चलो आप ये 4 ही कॉलम डालो। चलो मैं बताता हूं कॉलम क्या डालेंगे। नीचे स्टेटमेंट ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, स्टेटमेंट ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, 4 लाइन छोड़ देना मारवाड़ी, अगले पन्ने पे ले लेना, उसमें भी 2 लाइन घुसा रहे अपन वहीं। स्टेटमेंट ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्स बोल रहा हूं, फिर भी सर जम जाता ना इतने में 3 लाइन में। स्टेटमेंट ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, पहला कॉलम डालो कंपोनेंट, छोटा कर लेते थोड़ा सा। दूसरा मैक्सिमम या पॉसिबल बैचेस, मैक्सिमम ऑब्लिक पॉसिबल बैच, छोटा कर रहा हूं, मैक्सिमम ऑब्लिक पॉसिबल बैच। तीसरा आर्स रिक्वायर्ड, टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस लिखो, आर्स अवेलेबल, आर्स अवेलेबल। कितने आर्स अवेलेबल है तुम्हारे पास? आवाज नहीं आई। 42,000। चलो पहले आर बनाओ, पहली रैंकिंग आर की, 900 बैचेस इंटू 30, 30 आर्स रिक्वायर्ड, 27,000, 27,000 माइनस करने के बाद 15,000, कितना बचा? 15,000 बचा। आर के बाद पी की रैंकिंग, ये इधर आप बोर्ड पे भी देख सकते हो। पी कितनी बैचेस बन रही है? 900 इंटू 15 आर्स, मल्टीप्लाई करोगे तो 13,500 बनेंगे आर्स लगेंगे। बैलेंस कितने बचेंगे? 1500। 1500 नीचे उतार देंगे, क्यूब बराबर क्यूब, क्यूब में अब पॉसिबल मत डालना, 1500 पहले नीचे उतारो और पहले आर्स डालो 25। कितनी बैचेस बन पाएंगी? 60 ही बैचेस बन पाएंगी। बनानी 900 होंगी लेकिन बन कितनी पाएंगी? 60 बन पाएंगी, बराबर। अगर काय पे लिया ये मैंने, कितनी बैचेस बनाई तो? 900 बनाई तो। एक और भी ऑप्शन है क्या कि कितनी बनानी है? 75 वाला भी बनाना है क्या? नीचे लिखो 75%, वही नंबर ऑफ बैचेस एट 75%। अच्छा एक सेकंड, एक और चीज निकाल लेते, 1 मिनट। यहां तक लिख चुके ना? किसके कम पड़ रहे? क्यू के। कितने कम पड़ रहे? 840 बैचेस का यूनिट कम पड़ रहा। 840 बैचेस का यूनिट कम पड़ रहा है। एक बैच में कितने यूनिट लगते क्यू के? 100। तो 84,000 क्यू खरीदने पड़ेंगे, हाँ है ना? हाँ है ना? तो नीचे लिख दो therefore for remaining 840 batches, 900 minus 60, for remaining 840 batches 900 minus 60, 84,000 of Q to be purchased from market। कहां से खरीदने पड़ेंगे? मार्केट से 84,000 यूनिट ऑफ क्यू टू बी परचेज्ड फ्रॉम मार्केट। समझा क्या? पक्का? ऐसा का ऐसा ही कहां भी करना पड़ेगा। अब दूसरा वाला आप बनाओ फट से। नंबर ऑफ बैचेस इज इक्वल टू 600 प्लस 75%। नंबर ऑफ बैचेस इज इक्वल टू 600 प्लस 75%, 1050। 1050 वही कॉलम डालेंगे, वही कॉलम डाल लेंगे। मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही बनेंगे अभी, आर बनेगा और पी बनेगा। मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही बनेंगे 1050 में, आर और पी। तो पी भी आधा ही बनेगा, आधा मतलब 700 का ही बन रहा होगा। देख लो, डाल लो, ऐसा चेक कर लो जो बोर्ड पे है वो बराबर है क्या।
बन गया। पी और आर बन रहे। अच्छा, कितने कम बन रहे? 350 बैच किसके कम बन रहे? ठीक है, तो देयरफॉर नीचे, देयरफॉर 350 बैचेस इंटू 100 ऑफ कंपोनेंट पी, 350 बैचेस इंटू 100 मतलब 35,000 ऑफ कंपोनेंट पी एंड 1050 बैचेस इंटू 100 1050 बैचेस इंटू 100 मतलब 1,05,000 यूनिट ऑफ कंपोनेंट क्यू टू बी परचेस्ड। 35,000 क्या खरीदने? पी खरीदने। और 1,05,000 क्या खरीदने? पी खरीदने पड़ेंगे 35,000, क्यू खरीदने पड़ेंगे 1,05,000। अगर मैं क्या बनाता हूं तो 1,050 यूनिट बनाता हूं तो अब सिर्फ क्या बनाने का बचा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बोला होगा, बराबर। चेक करो, यही बोला है क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बोला है क्या? चलो आगे देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फटाफट बना लेंगे, खत्म हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गया। पट से बना लो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, 2 मिनट का बात है। वैसे तो देने को ये पार्ट भी होमवर्क दे दूंगा, लेकिन आप बोलेंगे सर फिर हो गए 4 प्रॉब्लम। 4.5 नहीं, अभी तो 3 ही दिए ना, 1 कहां दिया अभी। इसको भी होमवर्क बना लेंगे आप, मैं जानता हूं आप लोग। खैर, सेल, कुछ लोग लिखते लिखते थक गए लग रहा है, गर्दन इधर ले जा रहे उधर ले जा रहे, हाय राम, है ना भैया। 3 घंटे लिखना है एग्जाम में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मैं आपको एग्जाम रेडी तो कर ही दूंगा, ये पक्का ही है। वो प्रैक्टिस से, कैलकुलेटर से, लिखने से, सब चीजों से यू विल बी एग्जाम रेडी एनी हाउ। हाँ जी, क्या किया आपने? सेल रेवेन्यू 900 बैचेस मतलब 90,000 यूनिट क्या बेचो 37.5 के रेट से। हाँ, ये 2 कॉलम डाल लेना, 900 बैचेस और 1,050, बाजू बाजू में कॉलम डाल लेना। 33,75,000 और 39,37,500, 39,37,500 सेल आगे क्या। अब बाकी चीजें मटेरियल जरा ध्यानपूर्वक है, गड़बड़ नहीं होने की चाहिए, बराबर। अब सब कुछ मैन्युफैक्चर करना है, कुछ परचेज करना है, तो झामल झामल नहीं हो जाने को ना। पहला प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट पी, मन शांत करके बताओ कि पी खरीद रहे थे 900 में कि बना रहे थे? कितना बना रहे थे? पूरा पी बना रहे थे, तो 900 बैचेस इंटू 375, 900 बैचेस इंटू 375। मन एकदम शांत रखना, 900 इंटू 375 कितना हो गया? 3,37,500। अच्छा, 1,050 के टाइम पे क्या कर रहे थे? 700 बना रहे थे, तो 700 इंटू 375, 700 इंटू 375 किसकी बात? पी का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पी का मैन्युफैक्चरिंग। फिर क्यू का मैन्युफैक्चरिंग लेते हैं, क्यू का मैन्युफैक्चरिंग। क्यू कितना बना रहे थे? आवाज नहीं आई। 60 बैचेस इंटू 450, जब 900 बैचेस बना रहे थे तो 60 इंटू 450 डाल दो, 60 इंटू 450 27। उधर कुछ बना रहे थे क्या? नहीं तो नील डाल दो, नहीं तो नील डाल दो। फिर आर ले लो, पूरे बना रहे थे, दोनों तरफ दो पूरे बना रहे थे, तो 900 इंटू 450 और 1,050 इंटू 450, 900 इंटू 450, 1,050 इंटू 450 कर दिए। हाँ है ना, 4,05,000, 4,72,500। ये सब कौन सा वाला चीज हो गया? मैन्युफैक्चरिंग, बराबर। इसके अलावा क्या परचेसिंग की भी कॉस्ट लगने वाली है? आ जाओ, परचेसिंग, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परचेसिंग।
परचेस ऑर्डर। एकदम मन शांत करके, कहीं जाना नहीं है अपने को, मन शांत रखें। पहले प्रोडक्ट पी, क्या पी खरीद रहे थे? 900 में नहीं खरीद रहे थे, लेकिन कब खरीदने वाले थे? क्या 350 बैचेस का मटेरियल 35,000 खरीदने वाले थे? 350 इंटू 550, 350 इंटू 550, 192 नहीं ना, 194 250 आ रहा है ना, 350 इंटू, अच्छा 555 है, 555 ऐसा है, सॉरी मैंने 550 बोल दिया, 555 है रेट, 192 194 250 बराबर है क्या? अरे पी अब खरीद रहे, बना नहीं रहे, एक गहरी सांस ले। आओ अब छोड़ देना, रुक मत जाना, रोक मत लेना अंदर, बराबर। तो 194 250 परचेस का कॉस्ट देखना है। अब पी का हो चुका, उसके बाद क्यू, क्यू खरीद रहे हैं क्या? यस, 840 बैचेस का खरीदना है आपको, सिर्फ 60 बैच का बना था, 840 इंटू 700 रुपए, 5,88,000, 5,88,000। और उधर पूरा ही खरीदना है, 1,050 इंटू 700, 1,050 इंटू 700 रुपए, 7,35,000। अच्छा मुझे बताओ, आर पूरा बना लिए थे क्या? तो खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, आर का कुछ लेना देना। असेंबली कॉस्ट लगेगी क्या? अच्छा लेबर एम्पल अवेलेबल है क्या? असेंबली वाले डिवीजन ही अलग है ना, और उस डिवीजन में लेबर एम्पल अवेलेबल है, तो तुम 600 बनाओ, चाहे 900 बनाओ, चाहे 1,050 बनाओ, लेबर का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो सीधा सीधा वहां पे 800 रुपए से मल्टीप्लाई करें, 900 इंटू 800, 900 बैचेस इंटू 800 रुपए, 7,20,000 होता क्या? ठीक है, आपने कहा मैंने माना। वैसे ही 1,050 इंटू 800, 1,050 इंटू 800 कितना? 8,40,000 जमा गया सबको? ठीक है, कंट्रीब्यूशन निकल आएगा क्या? चलिए कंट्रीब्यूशन बताइए। पहला वाला आया 12,97,500, फर्स्ट वाला कंट्रीब्यूशन आएगा 12,97,500, और दूसरा आएगा 14,33,250। छाप दो अभी, कोई बात नहीं, कैलकुलेट नहीं भी किया तो चलता, मेरे को मालूम है आपको कैलकुलेटर चलाते आता, मेरे को मालूम है कैलकुलेटर चलाते आता, अभी लिख दो वैसा ही। 12,97,500, 14,33,250। फिक्स कॉस्ट फिक्स ही है क्या? कितनी थी? 6,60,000 तो था ना, 1100 इंटू 600, 900 के लिए बढ़ेंगी क्या? फिक्स कॉस्ट बढ़ती क्या? तो 900 के लिए बढ़ाएंगे क्या? 1,050 के लिए बढ़ाएंगे क्या? नहीं, 6,60,000 दोनों तरफ डाल दो, 660 दोनों तरफ, 6,60,000 दोनों तरफ। वो ऐसे आई थी 600 बैचेस इंटू 1100, ऐसे आया था, डाल दो, क्या निकल आएगा? इजी 637,500, 773,250। फालतू मेहनत मत करना, लिख देना देख के, 637,500, 773,250। आलसी कहीं के, है ना? 637,500, 773,250 लिख दिए क्या सब लोग? इजी था? क्या सीखा प्रॉब्लम में? सर बड़ा कठिन चीज पूछ रहे हो सर, है ना? क्या सीखा प्रॉब्लम में? क्या नया था? व्हाट न्यू? सब कॉन्ट्रैक्टिंग कुछ नहीं, एक्चुअली सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं थी, मेक और बाय ही था। इट वॉज नॉट सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अभी तक सब कॉन्ट्रैक्टिंग आई नहीं, जो मैं सोच रहा था वो उस टाइप का प्रॉब्लम नहीं आया ये, ठीक है। बट कुछ था नहीं प्रॉब्लम में, बेसिक बात ये था कि पहले अपन 600 बैच, 1-2 मिनट के लिए समराइज कर देता हूं, हम 600 बैच बना रहे थे,
एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी कि 600 बैच कैसे आई ये निकालना। तो पी क्यू आर तीनों को मिला के 70 घंटे लग रहे थे, 42,000 घंटे थे। 42 डिवाइड बाय 70 किया, मेरे 600 बैच बन गए। बोले 600 के हिसाब से क्या निकाल दो, प्रॉफिटेबिलिटी निकाल दो। तो हमने 600 के हिसाब से क्या निकाल दी, प्रॉफिटेबिलिटी। उसमें भी एक ही गड़बड़ होने का चांस था, जो सेलिंग प्राइस है वो यूनिट में दी हुई थी और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बैचेस में दी हुई थी। उतना सा बात था, उसके हिसाब से पूरी प्रॉफिटेबिलिटी आपने निकाल दी। आप चाहो तो साथ साथ में स्टेटमेंट आपने जो जो बनाए वो देख सकते हैं कि आपने 600 का बना दिया। फिर बोला था कि भैया अगर मैं अगले साल या अगले बार अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा पाऊं तो मैं 150% भी बेच सकता हूं और 175% भी बेच सकता हूं। मतलब 600 बैचेस की जगह 900 बैचेस भी बेच सकता हूं और 1050 भी बैचेस बेच सकता हूं। ऐसा बोला था प्रॉब्लम में। अच्छा, जब मैंने ऐसा बोला कि इतना बेच सकता हूं, इसका मतलब क्या? ऑब्वियस सी बात है, मेरे को कोई तो भी एक प्रोडक्ट मशीन आवर्स कर्टेल करना पड़ेगा। मैं पी क्यू आर 3 प्रोडक्ट बनाता हूं, तो भाई जो प्रोडक्ट का क्या रहेगा, रैंक ज्यादा या सेविंग ज्यादा रहेगी। मेरे को परचेस कॉस्ट दी हुई थी, बाहर से खरीदता हूं तो, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरे को पता थी। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो जिस प्रोडक्ट का क्या सेविंग ज्यादा, हमने पहले भी पढ़ा है मेक और बाय में, तो जिस प्रोडक्ट में सेविंग ज्यादा वो प्रोडक्ट अपन क्या करेंगे, घर में बनाएंगे। और जिस प्रोडक्ट में सेविंग कम है वो क्या कर लेंगे, बाहर से खरीदे। तो हमने जब रैंकिंग निकाली तो आर क्यू पी की आर पी क्यू आई, आर पी क्यू रैंकिंग आई। तो आर अपन ने बना लिया 42,000 घंटे में, बराबर, जब 900 बैचेस में। फिर पी भी बन गया पूरा और क्यू सिर्फ 60 बना, तो 840 बैच का बाहर से खरीदना पड़ गया, बराबर। इसके हिसाब से क्या बन गई, प्रॉफिटेबिलिटी, बराबर। 1050 का जब बनाने गए तो 1050 में क्या हुआ, पहले नहीं क्यू नहीं, पहले आर तो पूरा बन गया, बराबर। इसको जल्दी है, बोले सर क्यू बना नहीं, टेंशन मत लो। आर क्या हुआ, पूरा बन गया। पी पार्टली बना, 700 बैचेस का बना तो 350 बैचेस का खरीदना पड़ा पी, और क्यू बिल्कुल ही नहीं बना तो पूरा 1000 बचा। ये डाल के अपन ने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना दिया। सिंपल तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 होमवर्क कल मिलता है।